नमस्कार मेरे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पाठ 2 की भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। हमने बच्चों इसमें काफ़ी कुछ पढ़ा दिया हुआ था। हमने देखा था कि अंग्रेज़ों ने अपने उपनिवेश राज्य क्यों बनाए थे। फिर इसके बाद हमने देखा था कि भारत से कौन कौन सी वस्तुएं जो है कि वो निर्यात करते थे। भारत के राज्य और विदेशी कंपनियों की सेना के बारे में हमने देखा था कि विदेशी शक्तियाँ किस तरह से अनुशासित हैं और अनुशासन के साथ ही साथ वो किस तरह से भारतीय नवाबों के साथ वो अपने जो है कि विस्तार के लिए योजनाएं बनाती हैं और एक दूसरे को लड़वाती हैं और अपना फ़ायदा उठाती हैं। फिर हमने उनके जो है कि तोपों के बारे में, बंदूकों के बारे में, नौसेना के बारे में ये सब चर्चा किया हुआ था। फिर हमने कर्नाटक युद्ध के बारे में चर्चा किया, जिसमें हमने बताया था कि कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों एक दूसरे के सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी थे और अंग्रेज़ों ने कर्नाटक के युद्ध में फ्रांसीसियों को पराजित करके उन्हें भारत से बाहर कर दिया। फिर राजाओं और नवाबों को अंग्रेज़ों से खतरा, ये भी हमने देखा। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के राजाओं के राज से फ़ायदा उठाना, कि किस तरह से भारत के राजाओं से उन्होंने फ़ायदा उठाया, इन सब बातों को भी हमने देखा। फिर देखा हमने कैसे जो है कि बंगाल में उनका व्यापार विस्तार होता है और सिराजुद्दौला से किस तरह से उन्होंने प्लासी का युद्ध किया और युद्ध जीता, किस छल कपट के साथ, कितने जो है कि उसकी धूर्तता के साथ सिराजुद्दौला को मारा गया और मारकर जो है मीर जाफ़र को शासक बनाया गया। लेकिन मीर जाफ़र के साथ भी विश्वासघात ही हुआ, क्योंकि वह सोचता था कि नहीं, हम जो है शासक बन तो जाएंगे, बनने के बाद हमें क्या होगा कि हम सत्ता पर काबिज होकर स्वतंत्र रूप से जनता के कल्याण के लिए कार्य करेंगे और अपना खजाना भी भरेंगे और अपनी सेना बेहतर तरीके से रखेंगे। लेकिन वो ये उसका बस स्वप्न ही रह गया और वो पूरा नहीं हुआ। और पूरा किसने नहीं करने दिया? कंपनी ने। कंपनी का ये मानना था कि जो भी व्यक्ति जो है कि नवाब होगा वह शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर शक्तिशाली नहीं होगा तो वो क्या, किसके पास मदद के लिए जाएगा? मदद के लिए हमेशा कंपनी के पास आएगा और कंपनी उससे क्या है, जब मदद देगी तो पैसा वसूल करेगी, उससे छूट प्राप्त करेगी, उसके यहाँ ज़मीन प्राप्त करेगी। तो इस तरह से मीर जाफ़र को भी धोखा मिला और इसके बाद फिर उसके दामाद, जिसका नाम मीर कासिम रहता है, उसको कंपनी ने शासक बनाया। लेकिन मीर कासिम भी अभी तक उसमें भी कहीं न कहीं जो है नवाब की जो धाक होती थी, जो उसकी महत्वाकांक्षाएं होती थी, वो उसमें जगी हुई थी और वह भी अंग्रेज़ों से स्वतंत्र होने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। देखिए, उसने जो है कि बहुत सारे प्रयास किए, सुधार किए, सेना में सुधार किया। उसने यहाँ तक कि अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर ली ताकि अंग्रेज हमको जो है दबाव में ना ले पाएँ। तो इस तरह से उसने काफ़ी कुछ सुधार किया, लेकिन फिर भी अंग्रेज उसे हटा दिए और हटाने के बाद पुनः जो है मीर जाफ़र को शासक बनाए। लेकिन मीर जाफ़र क्या करता, उसकी मुसीबत थी यही। फिर इसके बाद बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें मुग़ल बादशाह और अवध के नवाब और बंगाल के नवाब तीनों सेनाओं को कंपनी पराजित करती है। और कंपनी पराजित करके एक तरह से ये कहिए कि ये पराजय भारतीयों की नहीं थी, ये अंग्रेज़ों की भारत में साम्राज्य स्थापित करने की एक आहट थी। यह पहला कदम था कि अब वो आ रहे हैं, अब सभी जो भारतीय राज्य हैं वो सावधान हो जाएं। लेकिन फिर भी अभी सभी भारतीय राज्य जैसे मराठा हो गए, निजाम हो गए, ये सब तंत्र निद्रा में सो रहे थे कि मुग़ल बादशाह पराजित हुआ, बहुत अच्छा, वाह वाह क्या बात है। लेकिन उनको पता नहीं था कि जिस दिन वो निद्रा से जगेंगे उस दिन यही अंग्रेज उनको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, क्योंकि वो कभी भी किसी को क्या है स्वतंत्र रूप से और मजबूत रूप से शासन संचालित करने देना नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि जो हम कहेंगे, जो हम जैसा कहेंगे वैसा आपको करना है, वरना आपको गद्दी से हटा देंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के बाद जो है स्थितियाँ कंपनी के लिए एकदम बदल गई। और आप देखिए कि जो लॉर्ड क्लाइव जो एक कलर के रूप में भारत आया था, वह अब क्या बन गया, बन के आया। जब बक्सर का युद्ध हुआ तो जो क्लर्क था, क्लर्क से वो क्या बन के चला आया, वो ब्रिटिश का गवर्नर बन के भारत में आया। बंगाल में ब्रिटिश सरकार ने उसे अपना गवर्नर नियुक्त किया और कहा कि अब जाओ तुम किससे संधि करो, मुग़ल बादशाह से संधि करो और संधि करो अवध के नवाब से। बक्सर के युद्ध के बाद, अब देखिए, वो बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत आया। उसने मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ इलाहाबाद की 2 संधियाँ की। इन संधियों की निम्नलिखित शर्तें थीं। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी।
मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान द्वारा अंग्रेज कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। दीवानी का मतलब है कि जितना भी आर्थिक गतिविधि थी, चाहे कितना जनता पर टैक्स लगाना है, किसको कर से छूट देना है, किनको राशन देना है, किनको राशन नहीं देना है, कर की दर क्या होगी, सारा निर्धारण अब कौन करने लग गया? अब अंग्रेज करने लग गए। अब नवाब उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। वे इन प्रांतों से भू राजस्व वसूली के अधिकारी हो गए। मतलब जितना भी अब चाहें वो भारत से नहीं बंगाल से वो कर वसूल सकते थे, जितना निचोड़ सकते थे उतना वो धन भारत की जनता से या बंगाल की जनता से उन्होंने निचोड़ना शुरू कर दिया। फिर मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन योजना मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन अंग्रेजों ने देना स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि आप 3 राज्य हमको दे रहे हैं, कौन कौन सा? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। हम आपको इसके एवज में क्या देंगे? पेंशन देंगे। आप पेंशन ले लीजिए और पेंशन लेके अपना जीवन यापन कीजिए। पेंशन एक तरह से ये था कि बंगाल को मान्यता देने के बदले में उन्होंने 26 लाख रुपए किसको दी? मुगल बादशाह को दिया कि आप जो है कि हम आपके अधीन एक प्रकार से, क्योंकि अभी भी अंग्रेज ये समझ रहे हैं कि मुगल बादशाह की अहमियत वो समझ रहे थे। उनको पता था कि अगर हम इनको कुचल देंगे तो यहाँ की जनता बौरा जाएगी, और जनता जब बौरा जाएगी तो हमको क्या करेगी? खदेड़ के बाहर कर देगी। इसलिए वो चाह रहे थे कि मुगल बादशाह शासक बना रहे और उसकी बस कृपा हम पर बनी रहे, और इसी कृपा को बनाए रखने के लिए वो 26 लाख रुपये उनको वार्षिक पेंशन की पेशकश किए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि किसे संधि किया? शाह आलम द्वितीय को कन्विंस कर लिया। इसके बाद इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी की हुई। उसमें क्या था? कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिए। मुगल बादशाह को पुरस्कृत कर रहे हैं ये सब, देखिए। जबकि बंगाल जीते हुए थे, मुगल बादशाह भी पराजित हुआ था। वो चाहते तो मुगल बादशाह को कुछ ना देते, लेकिन उनको पता था कि अभी मुगल बादशाह जीवित है। उन्हें पता था कि मुगल बादशाह अभी जीवित है, और जीवित होने के कारण वह अभी जनता में राजा माना जा रहा है, और अगर हम उसको हटाएंगे तो जनता हमारा विद्रोह कर देगी और हमें सब कुछ लाव लश्कर लेके भागना पड़ जाएगा। इसी कारण अंग्रेज दिमाग से हमेशा खेलते थे। वो हमेशा जो है कि अपनी चालाकी चतुरता से खेलते थे। उनकी निगाह चारों दिशाओं में होती थी कि क्या हो रहा है जनता में, क्या कैसा जो है कि राय है, क्या बात है। तो इस कारण उन्होंने क्या किया कि उनको हराए हुए थे अंग्रेजों ने किसको हराया हुआ है? मुगल बादशाह को हराया हुआ था, लेकिन फिर भी उनको कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र दे देते हैं कि ये अवध के नवाब से लेते हैं, छीन कर किसको दे देते हैं? मुगल बादशाह को, कि आप इन क्षेत्रों से क्या करिए? आप जागीर लीजिए, आप जो है कि यहाँ से राजस्व प्रदान करिए, प्राप्त करिए, पेंशन लीजिए, सब कुछ लीजिए। अवध का शेष भाग इलाहाबाद एवं कड़ा को छोड़कर अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को वापस कर दिया। अंग्रेजों ने एक दूसरी और रणनीति बनाई। दूसरी रणनीति इन्होंने ये बनाई कि हमने किसको पराजित किया है? अवध के नवाब को। अब आप सोचेंगे कि अवध के नवाब के साथ तो अंग्रेजों ने बड़ी रियायत कर दी कि उसका क्षेत्र उन्होंने नहीं हड़पा। केवल किसका क्षेत्र हड़पा था? बंगाल और बिहार उड़ीसा का क्षेत्र उन्होंने रियायत असल में बच्चों नहीं की हुई थी। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आपको हम क्या करेंगे? हम आपको बफर राज्य के रूप में उपयोग करेंगे। बफर राज्य के रूप में उपयोग का मतलब है कि एक ऐसे राज्य के रूप में कि जब कोई दूसरा राज्य, चाहे वो मराठा हो गए, चाहे राजपूत हो गए, चाहे मुगल हो गया, चाहे कोई भी शक्ति अगर बंगाल पर आक्रमण करती है तो उससे पहले उसे अवध में ही हम लोग निपटा देंगे। हम पहले कहाँ निपटा देंगे? अवध में ही निपटा देंगे। दूसरी चीज़, अवध के नवाब से ये भी कहा कि आपको क्या करनी पड़ेगी? हमारी सेना आपके राज्य में रहेगी। जो भी आप विदेशी संबंध बनाएंगे, जिन भी व्यक्तियों को, विदेशी अधिकारियों को नियुक्त करेंगे, उन अधिकारियों की नियुक्ति हमारे अनुमति के बाद ही होगी, वरना नहीं होगी। मतलब एक तरह से ये कहिए कि अवध के नवाब को राज्य वापस नहीं किए, बल्कि उसको अपना गुलाम बना दिए। नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपये युद्ध हर्जाने के रूप में दिए। 50 लाख रुपये उसे युद्ध हर्जाने के रूप में किसे देना पड़ेगा? कंपनी को देना पड़ा। तो इस तरह से उन्होंने 2 संधियां की, और दोनों संधियां आपको एक तरह से लगेगा कि यार नवाब पराजित हो गया था,
और फिर इसके बाद जो है कि मुग़ल बादशाह भी पराजित हो गया था। तो अंग्रेज़ उनके साथ रियायत क्यों कर रहे थे? रियायत के लिए लायक तो ये थे नहीं, लेकिन अंग्रेज़ जानते थे कि अभी इनके साथ रियायत बरत लो, अभी इनके साथ मिलो, क्योंकि अभी भारत में कहाँ कि भारत में केवल उन्होंने कौन सा राज्य जीता था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा का। अभी उनके पूरे भारत पर राज्य नहीं था। तो इस कारण उन्होंने यह संधि की। फिर इसके बाद देखते हैं, इस प्रकार क्लाइव ने बंगाल के नवाब से एक संधि की, जिसके अनुसार बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना हुई। इसके अंदर प्रशासन का उत्तरदायित्व नवाब के कंधों पर डाला गया तथा राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया। एक चीज़ आप बच्चों आप देखिए कि कितनी कंपनी चालाक थी। कंपनी चालाक इसलिए थी कि एक नवाब बना दिया, एक नाम मात्र का नवाब बना दिया, और नवाब के नाम से ही, नवाब की मुहर से ही आप देखेंगे कि अधिकारियों की नियुक्ति होती थी। और राजस्व कौन एकत्रित कर रहा है? वो एकत्रित कर रहा है कौन? कंपनी एकत्रित कर रही है, मतलब जनता से कर एकत्रित कर रही है कंपनी। और वेतन कौन देगा? राजा नवाब देगा। तो कंपनी जितना वेतन चाहेगी उतना ही वेतन नवाब अपने अधिकारियों को दे पाता था। और दूसरी चीज़, जिन अधिकारियों को कंपनी चाहती थी कि नियुक्त किया जाए, उन्हीं अधिकारियों को नवाब को नियुक्त करना पड़ता था। लेकिन जब भी कोई अधिकारी गलत काम करता था या भ्रष्टाचार करता था या जनता पर शोषण करता था, तो जनता हमेशा किसे अपना जो है कि विरोधी मानती थी? वो कहती थी कि नवाब जो है कि हमारा सबसे बड़ा दोषी है। कंपनी इस चीज़ से मुक्त हो जाती थी। तो इस तरह का नया शासन उन्होंने स्थापित किया। नवाब के पास केवल इतना अधिकार था कि वो अपने अधिकारी को नियुक्त कर सकता था, स्थानांतरित कर सकता था, लेकिन नियुक्त भी किसके अनुमति से करता था? वो अंग्रेज कंपनी के अधिकारियों के कहने पर करता था। तो मतलब एक तरह से जो बंगाल का नवाब बना, वो एक तरह से उसकी कठपुतली बन गया। इस प्रकार भारत पर प्रभुत्व जमाने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे पर अपना वर्चस्व स्थापित किया और भारत को अपना औपनिवेशिक राज्य बना लिया। मतलब अब उनको ये था कि बंगाल को जीते हैं। अब धीरे धीरे आप देखेंगे बंगाल के बाद वो अवध को जीतेंगे, मराठा को जीतेंगे, हैदराबाद को जीतेंगे, कर्नाटक को जीतेंगे, मुगल बादशाह को हटाएंगे। उधर पंजाब में सिख साम्राज्य रहता है, उन सब को पराजित करके वो पूरे भारत में अपना राज्य स्थापित कर लेते हैं और राज्य स्थापित करके भारत का आर्थिक शोषण करते हैं। जितना अधिक से अधिक वो चूस सकते थे लोगों से पैसा, जितना किसानों से अधिक कर ले सकते थे, टैक्स ले सकते थे, उतना उन्होंने चूसा। लोग बताते हैं कि लोग खाने के लिए नहीं, उनको खाने के लिए अनाज नहीं होता था, ये स्थिति थी। कई लोग कुपोषण से मर जाते थे। कई लोगों के पास जो है कि हड्डियां ऐसे जो है खेतों में बिखरी हुई मिलती थी। ये स्थिति अंग्रेजों ने कर दी थी। उनका भारत का इतना आर्थिक शोषण किया। एक समय हमने जब मुगल सत्ता पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ सभी जनता संपन्न थी और यहाँ पर अपने देश के लोगों का शासन था। अब देखिए अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी। चुंगी कर में छूट तथा सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थानों पर ले जाने की छूट, जिससे उनका सामान दूसरों से सस्ता हो। आप ये बताइए कि जैसे अगर किसी चुंगी कर में छूट तथा सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थानों तक ले जाने की छूट, जिससे उनका सामान दूसरों से सस्ता हो। देखिए बच्चों, जैसे अगर मान लीजिए कोई सामान आप खरीद रहे हैं, अगर आपको सस्ता मिलेगा तो सस्ता जब मिलेगा तो आप दूसरे भी व्यापारी से आप माल सस्ता बेच सकते हैं। तो आपके माल की क्या होगी? डिमांड अधिक होगी। जैसे आप आलू अगर लेके किसी से खरीद रहे हैं, मान लीजिए आलू आपने खरीदा कितने की? आपने खरीदा 20 रुपये का। अब मार्केट में अगर सभी व्यापारी बेच रहे हैं कितने का आलू? 25 रुपये का, और आप कितने का बेच रहे हैं? 22 रुपये का। तो आपके यहाँ भीड़ लगी रहेगी, सब जो है कि आपका माल लेके चले जाएंगे। तो आप जब अगर सस्ता माल कहीं पाए हुए हैं तो आप अगर सस्ता माल बेच रहे हैं तो आपका कंपटीशन कोई नहीं कर पाएगा, तो आपका माल क्या होगा? खूब बढ़िया बिकेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अंग्रेज व्यापारी जो है वो भारत से क्या करते थे? माल एक तो सस्ती कीमत पर खरीदते थे और ऊपर टैक्स नहीं लगता था, और दूसरे देशों पर लेके जाते थे तो वहाँ पर माल को महंगा बेचते थे, फिर भी उनको मुनाफा प्राप्त होता था। व्यापार में मनमानी करने, भारतीयों को अपना सामान सस्ता बेचने, कंपनी का माल महंगा खरीदने, प्रतिद्वंदी यूरोपीय व्यापारियों को बाहर रखने और
का व्यापार भारतीय राजाओं की नीतियों से स्वतंत्र रहकर जारी रखने के लिए मजबूर करना आदि। मतलब व्यापार में मनमानी कर रहे थे। कि व्यापार मनमानी इसलिए कर रहे थे कि वो जो भी किसान होता था, किसान से सस्ते दाम पर हमेशा अनाज लेते थे कि हमें सस्ते दाम पर दो, क्योंकि भाई 10 खरीदार 10 अंग्रेज हैं, 10 कह रहे हैं कि नहीं हम ये तुम्हारा आलू जो है वो 10 रुपये का नहीं, हम खरीदेंगे 8 रुपये का। तो किसान को मजबूर होकर कि आलू सड़ जाएगा, बेच दो इसको, तो वो बेच देता था। तो सस्ते दाम पर कंपनी लेती थी और उसे कहाँ दूसरे देशों में महंगे दाम पर बेच देती थी, या भारत में ही दूसरे स्थान पर महंगे दाम पर बेच देती थी। और प्रतिद्वंदी यूरोपीय, मतलब जो अन्य यूरोपीय देश है जैसे फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे और डच थे, तो उनको क्या करती थी कि उनको व्यापार से इन्होंने बाहर कर दिया कि ताकि वे अगर आ जाएंगे तो वो महंगा माल खरीद लेंगे। भाई अगर जैसे हम क्या है कि माल लेने गए कि हम कहें कि नहीं हमको माल कितने का चाहिए, ये तुम्हारा 10 रुपये का आलू किसान बोला 10 रुपये का है, हमने कहा कि नहीं तुम्हें 9 रुपये देना है। एक दूसरा व्यक्ति बगल में खड़ा उसे ज़्यादा हो सकता है, वो कहेगा चलो तुम 10 रुपये दे दो। हम अगर कहीं दूसरी जगह देश में जाएंगे 15 रुपये बेच के हम 5 रुपये मुनाफा कमा लेंगे। तो इस तरह से वो चाहते थे कि जो प्रतिद्वंदी हैं, जो उनके यूरोपीय अन्य कंपनियां हैं, वो क्या हैं भारत से बाहर चली जाएं। और कंपनियों का व्यापार जो है भारत की राजाओं की जो नीतियां थी उसे स्वतंत्र रखा, उसको उस नीति के तहत आने नहीं दिया। तो इस तरह से उन्होंने व्यापारिक लाभ प्राप्त किया। बंदरगाहों के पास किलेबंदी करने, पट्टे पर प्राप्त स्थान का प्रशासन चलाने तथा अपने साथ लाए हुए सोने चांदी से भारतीय सिक्के ढालने की अनुमति क्षेत्रीय शासक से प्राप्त करना। मतलब अब वो क्या करने लगे कि बंदरगाहों के आसपास जो उनकी कोठी थी या फैक्ट्री थी उसको उन्होंने किलेबंद कर लिया। वहाँ पर सैनिक रखने लग गए, उनके वहाँ पर अधिकारी होते थे कि कोई व्यक्ति या कोई नवाब उन पर आक्रमण करके उनकी कोठी को क्या है ध्वस्त ना कर सके। फिर दूसरा चीज़ उन्होंने जो है कि जिन क्षेत्रों पर राजा उनको ज़मीन प्राप्त करता था, सेना के सहायता के बदले राजा उन्हें ज़मीन प्राप्त करते थे। तो ज़मीन जो प्राप्त करते थे वहाँ वो प्रशासन भी करते थे, वहाँ से राजस्व वसूलते थे, तो वह भी उन्होंने किया। फिर इसके बाद राजाओं से उन्होंने अनुमति प्राप्त कर लिया कि भाई हम सोना चांदी इंग्लैंड से लेके आएंगे, यहाँ सिक्के ढालेंगे और सिक्के ढालकर हम उसी सिक्के से क्या करेंगे, सामान खरीदेंगे। तो राजाओं ने ये अनुमति भी दे दी। तो क्या हो गया कि उनके सिक्कों का प्रसार भी होने लग गया। इसके बदले क्षेत्रीय राज्य को बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा हिस्सा राजा को देना। इसके बदले क्षेत्रीय राज्य को बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा हिस्सा राजा को देना। मतलब जो भी उनको चुंगी प्राप्त होती थी अंग्रेजों को, उसका आधा हिस्सा किसको देना पड़ता था, राजा को देना पड़ता था। ब्रिटिश कंपनी भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए भारतीय राजाओं के साथ उन्हीं हथकंडों का इस्तेमाल कर बड़ी चतुराई के साथ अपना राज्य बढ़ाती रही। ब्रिटिश कंपनी भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए भारतीय राजाओं के साथ उन्हीं हथकंडों का इस्तेमाल कर बड़ी चतुराई के साथ अपना राज्य बढ़ाती रही। मतलब कहने का आशय जो राजा जो है वो एक दूसरे से क्या कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, एक दूसरे से किसी से दोस्ती करते थे, तीसरे पर आक्रमण करते थे। वही हथकंडा किसने अपनाया, कंपनी ने। कंपनी दो भारतीय राजाओं को लड़ाती थी और एक का साथ देकर उससे क्या है सारी सुविधाएं, ज़मीन सब कुछ प्राप्त कर लेती थी। तो इस तरह से कंपनी अपना विस्तार की। इस तरह एक ऐसा वक्त आया जब अंग्रेज भारत के राजाओं और नवाबों को हटाकर खुद शासन चलाने लगे। एक ऐसा समय आया भाई, धीरे धीरे सत्ता उनकी पूरे भारत में फैल गई। तो उन्होंने जिस नवाब को चाहा उसको हटाया, जिस नवाब को बैठाना चाहा उसको बैठाया। समय समय पर आवश्यकता अनुसार अपनी नीति में बदलाव, शर्तों को तोड़ना, भारतीय राजाओं पर आक्रमण, क्षेत्रीय राजनीति में दखलंदाजी, राजाओं के साथ कुचक्र, फूट डालना, आपस में लड़ाना आदि तरीकों का निर्लज्जतापूर्वक प्रयोग करते रहे। कंपनी ये जान चुकी थी कि भारत में शासन करने के लिए हमें साम, दाम, दंड, भेद तीनों नीतियों के साथ क्या करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा और हमें लड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी जो है कि राजाओं के प्रति जो भी नीतियाँ रही उसमें समय समय बदलाव करते रहे। जब भी वो कोई शर्त ला देते थे भारतीय राजाओं पर तो वो उसी शर्त को तोड़ने के लिए राजाओं से युद्ध करवा देते थे। वे क्या एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़वाते थे ताकि राजा एक दूसरे से लड़े तो एक राजा की स्थिति कमज़ोर होगी और एक राजा की स्थिति मजबूत होगी। लेकिन जब जिसकी स्थिति मजबूत होगी उसके साथ अंग्रेज मिलकर एक राज्य को तो क्या करते थे, तोड़ देते थे। फिर धीरे धीरे जो राज्य मजबूत हो रहा था उसे क्या करते थे, अंदर ही अंदर खोखला करते थे कि कहते थे कि आप सेना खत्म कर दीजिए। सेना कौन करेगा,
सेना हम आपको देंगे। सेना जब कोई राजा अगर ख़त्म कर देता था तो किस पर निर्भरता उसकी हो जाती थी? अंग्रेज कंपनी की सेना पर निर्भरता हो जाती थी। अंग्रेज कंपनी की सेना जब जान लेती थी कि राजा हम पर निर्भर हो गया है तो एक दिन राजा को युद्ध करके पराजित करके उसके राज्य को छीन लेती थी। मतलब उन्होंने 2 राज्यों को समाप्त कर दिया। इस तरह से कंपनी अपना विस्तार करना प्रारंभ की। अंग्रेजी शर्तों के अधीन क्षेत्रीय राजाओं का कोष खाली होता गया। भाई जब तुम अपने यहाँ सेना रखोगे अंग्रेजों की तो वहाँ शर्त थी कि भाई आपको धन देना पड़ेगा और दूसरी चीज़ सेना का पूरा खर्च देना पड़ेगा। और खर्च के लिए क्या देते थे? राजा अपनी ज़मीन दे देते थे कि भाई ले जाओ ये ज़मीन। तो जो राज्य का जो खजाना है वो कम हो जाएगा और दूसरी चीज़ जो है राज्य का खजाना धीरे धीरे खाली भी होता जाएगा। तो इससे राज्य कमज़ोर होते चले गए। उन्हें राजकाज एवं विकास कार्यों को करना मुश्किल हो गया। राज्य की आमदनी अंग्रेजों के हिस्से में जाती रही और खर्च की जिम्मेदारी राजा उठाते रहे और राज्य में जनता की तकलीफ के लिए भी राजा जिम्मेदार ठहराए जाने लगे। एक तरफ क्या हो गया कि भाई जब राजा के पास आमदनी नहीं होगी तो दूसरी तरफ उधर अंग्रेज बार बार जो है कि वो राजा को हड़का कर नहीं तुम्हारे ऊपर ये आक्रमण कर रहा है, सेना को ये खरीदना है, सेना का पोशाक खरीदना है, सेना के लिए खरीदना है। वो बार बार जो है राजा से पैसा खूब वसूलते थे। तब राजा के पास क्या, जनता के कल्याण के लिए, जैसे अगर जनता में अकाल पड़ गया तो उनको राशन बंटवाने के लिए या दान देने के लिए या असहाय हैं उनकी व्यवस्था करने के लिए राजा जो है नवाब क्या है समय समय पर दान वगैरह करता था। तो उसके पास पैसा ही नहीं बचता था। और पैसा जब नहीं बचता था तो जनता क्या करती थी कि राजा को अपना दुश्मन मान लेते थे कि यही हमारे सारे कष्टों का क्या है, जिम्मेदार है। लेकिन कष्टों का जिम्मेदार कौन होता था? वो अंग्रेज होते थे, ना कि राजा होते थे। और इसीलिए आप देखेंगे कि अंग्रेजों के प्रति उतनी घृणा नहीं फैली जनता में जितनी घृणा राजाओं के प्रति फैली। इस स्थिति का कोई भी राजा विरोध नहीं कर सका क्योंकि उनमें अंग्रेजों के विरोध की शक्ति नहीं थी और ना ही आपस में एकता थी। भाई जब आप में एकता है नहीं, हर राज्य एक दूसरे पर मर मिटने को तैयार है कि नहीं भैया जो है कि आपको हम नहीं छोड़ेंगे, वो कह रहा है हम आपको छोड़ेंगे नहीं, तो अंग्रेज इसका लाभ लेना नहीं था। आप ये सोचिए कि बंगाल जैसा राज्य जीत चुका था, लॉर्ड क्लाइव जीत चुका था, तो अगर नवाब मराठा, बंगाल का नवाब, मराठा, मुगल बादशाह ये सब अगर एक हो जाते और हैदराबाद का निज़ाम जो था, कर्नाटक का निज़ाम जो था, ये सब अगर एक हो जाते तो क्या मजाल थी कि अंग्रेज भारत में शासन कर लेते? नहीं। लेकिन वो एक होना ही नहीं चाहते थे। कहीं मराठों का युद्ध निज़ाम से चल रहा है तो कहीं कर्नाटक का युद्ध मराठों से चल रहा है, कहीं मुगल बादशाह से कोई नाराज है, तो आपस में ही सब उलझ के मर रहे थे। तो अंग्रेजों ने इसी का फ़ायदा उठाया और वे ना तो एक होने दिए उनको और हमेशा जो है कि कमज़ोर करते रहे। इस स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए अंग्रेज एक एक कर समस्त क्षेत्रीय शक्तियों को कमज़ोर कर कठपुतली की तरह नचाते और अपने अधीन करते रहे। सबको अपनी उंगली पर उन्होंने नचाया, जैसा उन्होंने चाहा वैसा वे करते गए। जिसको वो मजबूत समझते थे उसके साथ हो जाते थे, जिसको कमज़ोर समझते थे उसके विरोधी होकर उसको कुचल देते थे। जब वो राज्य समाप्त हो जाता था तो जो मजबूत राज्य था उसको भी अंदर से धीरे धीरे खोखला करके उसको भी जीत कर दोनों राज्य को समाप्त कर देते थे। इस तरह से उनका विस्तार होता चला गया। अंत में प्रमुख रूप से अवध, बंगाल तथा दिल्ली के शासकों पर अपना अधिकार जमाया और अंततः जब उन्होंने लगभग उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जीत लिया तो केवल दिल्ली बची थी, जिसको दिल्ली को अकबर द्वितीय नामक शासक था, उसे केवल कठपुतली के जैसा शासक बना दिया कि आप शासक हैं दिल्ली का, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने देखेंगे कि पूरे भारत पर धीरे धीरे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और जब 1857 की क्रांति हुई तो उसी समय बहादुर शाह जफर था जो अंतिम मुगल बादशाह था, उसको रंगून भेज दिया और रंगून भेजकर पूरे भारत पर अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। इस तरह से आप देखेंगे किस तरह से चतुराई से, कटुता से जो है कि भारत पर अंग्रेजों ने शासन स्थापित किया और भारतीयों में यह साहस नहीं था कि वो एक होकर उस विदेशी शक्ति का आक्रमण कर मुकाबला कर सकें। देखिए शब्दावली है फरमान। मुगल बादशाह द्वारा दिए गए आदेशों को फरमान कहते।
थे, मतलब जो भी आदेश देता था कि भाई आपके यहाँ कितनी वसूली हुई है उसका विवरण हमें दीजिए, आपके यहाँ कौन कौन अधिकारी है उसका विवरण दीजिए। ये फरमान कौन जारी करता था? ये मुग़ल बादशाह जारी करता था। इस पर शाही मोहर लगी होती थी, मतलब शाही मोहर लगती थी। दस्तक भारतीय राजाओं द्वारा अंग्रेजी कंपनी को बिना कर दिए सामानों के आयात निर्यात में छूट के लिए पास या दस्तक जारी करने का अधिकार कंपनी को मिला था। हमने बच्चों ये चीज़ बताया था कि कंपनी जो है सीमा शुल्क उसको नहीं देना पड़ता था, या चुंगी जिसे बोलते हैं उसे नहीं देना पड़ता था। तो नहीं देना पड़ता था तो उसके लिए कुछ ऐसा कागज़ तो होगा। तो हमने बताया था अनुमति पत्र, या फिर उसे दस्तक बोला जाता था। वो दस्तक जिन व्यक्ति को जारी होता था, जिन व्यापारी को, वही व्यापारी फ्री में भारत से आयात और निर्यात कर सकते थे। नहीं तो उनको क्या देना पड़ता था? सरकार को टैक्स देना पड़ता था। तो इसी जो दस्तक था इसी का घपला कौन करता था? अंग्रेज अधिकारी करता था। वो अधिकारी क्या करता था कि अपना माल कंपनी के जहाज में भर देता था और बताता कि किसका माल है, ये कंपनी का माल है, हमारा व्यक्तिगत माल नहीं है। और जब ये कह देता था तो उसके माल पर जो चुंगी लगनी थी वो नहीं लगती थी। फिर भारतीय व्यापारी भी चालाक निकल गए, उन्होंने भी अपने माल को कंपनी का माल बताकर वो जो अंग्रेज अधिकारी होते थे उनसे दस्तक ले लेते थे, और दस्तक खरीद कर वो अपना माल कहाँ भेज देते थे? इंग्लैंड या अन्य यूरोपीय देशों में भेज देते थे। तो इस तरह से जो भारतीय व्यापारी थे वो भी जो इनका दस्तक था उसका दुरुपयोग करते थे, और अंग्रेज भी इसका दुरुपयोग करते थे। तो राज्य की आमदनी कम होने लगी और राज्य की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई। तो इस तरह से आप देखते हैं कि धीरे धीरे राज्य समाप्त होता, भारतीय राज्यों की स्वतंत्रता छीनती चली गई। तो नमस्कार बच्चों, अब कल पढ़ाएंगे।